सबसे पहले मैं अपने माता पिता और मेरे गुरुजी द लीजेंडरी ग्रेट ग्रैंड मास्टर शिफू जी, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, और आप यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि नमन। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों ढेरों सारी शुभकामनाएं, और इस तिरंगे को और इन शहीदों का मेरा नमन, मेरा सल्यूट है उनको। कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी, अरे क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखा चलाने से आजादी आई थी, चरखा चलाने से आजादी आई थी। आजादी भीख में नहीं मिली, इसे छीना गया था, और बहुत लोगों ने इसके लिए लहू अपने प्राणों की आहुति दी थी, तभी आजादी आई थी। 7,36,000 लोगों ने कुर्बानी दी थी, तभी आजादी आई थी। वो तिरंगा वहां पर लहराता है ना, तो वो इसलिए नहीं लहराता कि हवा चलती है, उसमें शहीद अपनी जान फूंक कर जाते हैं तब वो लहराता है, इसलिए नहीं लहराता। आंधियां चल रही हैं आज फिर तिरंगे को झुकाने को, आंधियां चल रही हैं आज फिर तिरंगे को झुकाने को, झुकने नहीं देंगे तिरंगा, ऐ माँ तेरे लाल खड़े हैं सर कटाने को, ऐ माँ तेरे लाल खड़े हैं सर कटाने को। वहां पर बॉर्डर पर चाहे वो राजस्थान की भीषण गर्मी हो, चाहे सियाचिन का बर्फीले पहाड़ों में -57 डिग्री सेल्सियस पे वो देश की रक्षा करते हैं, वहाँ पर नसों के अंदर का खून होता है वो भी जम जाता है, वहाँ पर वो सैनिक इस देश की रक्षा करता है, वो आप लोगों की रक्षा करता है। तो वो सैनिक एक आम आदमी से क्या कहता है सुनिएगा, कि मेरा हर दिन तेरी हर रात से अच्छा होगा, कि मेरा हर दिन तेरी हर रात से अच्छा होगा, मेरा इकरार तेरी इनकार से अच्छा होगा, अगर यकीन न हो तो डोली से झांक के देख लेना जालिम, मेरा जनाजा तेरी बारात से अच्छा होगा, मेरा जनाजा तेरी बारात से अच्छा होगा। और जब वो फौजी भाई शहीद हो जाते हैं तो उनकी धर्मपत्नी जी के लिए 2 लाइन है, कि उन आंखों से सातों सागर हारे हैं, कि उन आंखों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे। 2 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से आजादी नहीं मिली थी, कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था, गोलियों के गाल नहीं थे न आवाज वजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेलुलर में जंजीरों की, राजनीति से मिली नहीं पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से, माओ ने गोली खाई है, बेटे लटके हैं फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर, कुर्बानी के कंधों पर। लेकिन उस आजादी का हमने क्या किया? आजाद हिंदुस्तान की एक शर्मनाक तस्वीर बताता हूं आपको, कि जिन सीनों ने ये ना पूछा गोली का अंजाम क्या, कि जिन सीनों ने ये ना पूछा गोली का अंजाम क्या, राम क्या रहीम क्या, हिंदुत्व क्या इस्लाम क्या, सपना केवल एक देश का मुस्कुराता सा परवेज दिखे, वो देख सके ना मगर इसे आजाद भारत देश दिखे। जिस बिस्मिल की गजल ने तिरंगा ख्वाब दिखाया है, उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मजवाया है, उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मजवाया। ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए कि आज़ाद होने के बाद भी उन शहीद भाइयों के, उन शहीद परिवारों के लोगों के साथ हमने ऐसा व्यवहार किया। इससे ज़्यादा शर्म की बात शायद हमारे लिए नहीं हो सकती। आज़ाद नहीं थे तब बात दूसरी थी, लेकिन आज़ाद होने के बाद भी हमारे साथ हमने उनके साथ क्या किया, ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। अब युवाओं जो कि विश्व के सबसे ज़्यादा युवा हैं वो इस भारत देश में, लेकिन आज के 70 से 80% युवा नशे में डूबा हुआ है। तंबाकू, सिगरेट, दारू और ड्रग्स, बहुत जितने भी हैं सब 70% युवा नशे में डूबा। उनको अपनी, इस देश की, अपने परिवार की कुछ टेंशन नहीं है। देशभक्ति आती है तो सिर्फ 2 दिन के लिए, 26 जनवरी और 15 अगस्त, डीपी पर तिरंगा लगाएंगे और देशभक्ति, हम देशभक्त भाई। बस बिस्मिल साहब की बड़ी अच्छी लाइन है कि अबे नशे में इतना भी मत घुस जाओ कि इस वतन की मिट्टी को भूल जाओ, इस वतन की मिट्टी को ही भूल जाओ। तो
युवाओं पर मैं इल्ज़ाम लगाना चाहता हूँ, खुद पर भी, कि हीरो रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट सबको याद है। आज तो 5वीं क्लास का बच्चा भी आशिकी की बात करता है। तो सब पे इल्ज़ाम लगाना चाहूँगा युवाओं पर कि हीरो रांझा तो याद रहे, कि हीरो रांझा तो याद रहे, पर आज़ादी के दीवानों को भूल गए। अरे भूल गए काकोरी कांड, अरे भूल गए काकोरी कांड, बिस्मिल अशफाक को भूल गए राजेंद्र रोशन, सचिंद्र नाथ को भूल गए सुखदेव गुरु को, क्या भगत सिंह भी भूल गए, क्या भगत सिंह भी भूल गए, कि भूल गए काकोरी कांड, बिस्मिल अशफाक को भूल गए राजेंद्र रोशन, सचिंद्र नाथ को भूल गए सुखदेव गुरु को, क्या भगत सिंह भी भूल गए, क्या भगत सिंह भी भूल गए। अरे भूल गए नेताजी बोस, अरे भूल गए नेताजी बोस, क्या लाला लाजपत राय का बलिदान भी भूल गए, क्या लाला लाजपत राय का बलिदान भी भूल गए। अरे भूल गए वो बलिदानी तेवर, माँ बहनों के लुटते जेवर भूल गए वो कोड़ों की मार, पीठ पर पड़े निशान भूल गए। अरे भूल गए उन आजादी के मतवालों को, उन भारत माँ के लालों को, जो हिंद आजाद कराने के खातिर फांसी के फंदे पर झूल गए, जो हिंद आजाद कराने के खातिर फांसी के फंदे पर झूल। और भूले भी क्यों न, हमें कौन सा सिखाया गया था कि बचपन में सबसे पहले स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हमें वैसे नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा, टेक्स्ट बुक में नहीं है। टेक्स्ट बुक में क्या है? अकबर की पूरी राम कथा, कि कितने युद्ध लड़े उसने, कितने जीते, बाद में उसकी कितनी पत्नी थी, कितने नवरत्न थे, बाबर, हुमायूं, मतलब कि पूरी हिस्ट्री में आधा तो उनका ही हो जाता था हैं। और बाद में आधुनिक भारत की आती है तो अंग्रेज, लॉर्ड मियो, रिटन हो गए, क्लेव, बहुत मतलब भर के पूरा अंग्रेजों से भरा हुआ है। और उस पूरी बुक को छान मारने से कहीं आपको थोड़े से किसी कोने में मिलेगा भगत सिंह, बस इतना सा लिखा हुआ, और उसके बारे में कि वह भारतीय क्रांतिकारी थे और उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, और 23 मार्च 1931 को वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु उनको फांसी दे दी। बस इतना ही स्थान मिलेगा आपको, इससे ज़्यादा उनके बारे में कुछ देखने को नहीं मिलेगा। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान साहब, रानी लक्ष्मीबाई, कित्तूर की रानी चिन्नम्मा, रानी पद्मिनी, ऐसा हमको इतिहास नहीं पढ़ाता। आखिर देख लीजिए हमें क्या पढ़ाया जा रहा है। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम का फेल्योर है। बाद में स्कूलिंग खत्म होने के बाद या तो हम कॉलेज में जाते हैं या कोचिंग में आ जाते हैं, तो कॉलेज वाले वैसे नहीं पढ़ाते। क्यों? क्योंकि सेमेस्टर आ रहे हैं, एग्जाम आ रही हैं, तो वो वैसे नहीं पढ़ाते। कोचिंग वाले कंपटीशन की तैयारी करो, नौकरी लगो, ये करो, वो वैसे नहीं पढ़ाते। लेकिन ये हमारा, आपका, हर किसी का कर्ज बनता है कि हम इस आने वाली नई पीढ़ी को बताएं कि आज इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं ना, तो उसके लिए कितनों ने अपनी जान दी थी, कितने फांसी पर लटके थे अपनी, है ना, उनकी सजाएं इतनी थी कि सुनकर देखकर, है ना, कांप जाते थे। नाखून, है ना, नाखून निकाल लिए जाते थे, हाथों को तोड़ दिया जाता था, ये सिर इसको फोड़ दिया जाता था। मतलब इतनी खतरनाक सजाएं दी जाती थी कि शायद हम सेलुलर जेल, शायद किसी ने सुना हो नहीं सुना, अंडमान की जो जेल है उसको सेलुलर जेल कहते हैं। वो वहाँ पर इतनी बहुत खतरनाक सजाएं मिलती थी, पर हमको उनकी कोई कदर नहीं है। क्यों? अपन को तो सब कुछ मुफ्त में मिला है। आज़ादी हमने कौन सी उसके लिए लड़ाई लड़ी है? हमने कौन से अपने माँ बाप किसी का कोई कुछ नहीं, हमको मुफ्त में मिला, इसलिए हमारे कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि अपन यहाँ पे बैठे हैं, सब कुछ पापा मम्मी का लग रहा है, तो अपन को कोई टेंशन नहीं है कि जाने दो है। तो ये एजुकेशन सिस्टम का फेल्योर है, ये और कुछ भी नहीं। सबसे ज़्यादा हमें एक कर्ज है हम पे कि मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ कि इस आने वाली पीढ़ी को, नए नौजवानों को हम बताएं कि उनका कर्ज है जो हम पे बहुत सालों से है। आपके भुलाने से वो कर्ज चुकाया नहीं जा सकता, आपके भुलाने से वो कर्ज चुकता नहीं होता। तो हमें इस वतन के लिए, इस भारत माँ के लिए हमें बहुत कुछ करना है। जीते हैं जब तक हमें इसके लिए कुछ करना है। तो अब आपको काकोरी कांड, इसके बारे में बताता हूँ। 9 अगस्त सन 1925 के अंदर ये कांड हुआ था। इसको काकोरी कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। तो इसमें 9 अगस्त 1925
लोग कहते हैं कि यदि ऐसे कांड नहीं होते ना तो शायद 15 अगस्त कभी नहीं हो पाता। तो ऐसे एक्शन थे, ये एचआरए के क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था ये एक्शन, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल ने नेतृत्व किया था। ऐसा एक्शन था ये जिसमें अंग्रेजों के जो नींव थी ना वो हिला कर रख दी थी कि इतना कोई प्लानिंग कैसे हो सकती है, अंग्रेजों के समझ में नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, हॉर्टन जो कि स्कॉटलैंड से उसको बुलाया इसकी तहकीकात के लिए। तो वहाँ पर बुलाया और जो हॉलैंड उसने है ना जब तहकीकात की तो वो चकरा गया कि इतनी परफेक्ट प्लानिंग कैसे हो सकती है कि वो कोई जो नॉर्मल रेलगाड़ी होती है जैसे मालगाड़ी उसको लूटना आसान है, लेकिन वो एक पैसेंजर ट्रेन थी जिसको लूटा गया था। और वो इतनी सालों से वो खजाना आ रहा था कि अंग्रेज सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इसको कैसे लूट सकता है। तो उसमें गलती सिर्फ एक हुई कि जो बिस्मिल साहब का जो गमछा था वो गिर गया, जिसकी वजह से 19 क्रांतिकारी शामिल थे। बाद में 25 को पकड़ा गया था और 25 दो नहीं पकड़े गए, चंद्रशेखर आजाद जी और केशव चक्रवर्ती जी छुप के निकल गए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी वो तो हवा थे, उनको पकड़ना तो मुश्किल ही था कि अंग्रेजों ने पूरी की पूरी 700 लोगों की भर्ती की थी कि है ना आप आजाद जी को पहचान लो। पकड़ने तो बहुत दूर की बात है कि तुम पहचान लो। ये बाद में क्या खौफ था चंद्रशेखर आजाद जी का वो बताता हूँ कि अल्फ्रेड पार्क में जब वो उन्होंने खुद को सुबह 10 बजे गोली मारी थी और शाम के 6:30 बजे तक अंग्रेज उनके पास आने से घबरा रहे थे। ये खौफ था चंद्रशेखर आजाद का। इसी काकोरी कांड इसको अंग्रेजों ने लूट का नाम दे दिया। अरे लूट कैसी, हमारा पैसा था इसको आप ले जा रहे हो और हमने छीन लिया, तो ये लूट नहीं हो सकती। वो इसमें एक आता है कंटेम ऑफ कोर्ट, एक बहुत बड़ा कंटेम ऑफ कोर्ट हुआ था। कंटेम ऑफ कोर्ट होता है कि जब जज एक बार फैसला सुना देता है उसके बाद वो फिर से उसी पे फैसला सुनाता है तो उसे कंटेम ऑफ कोर्ट कहते हैं। तो इससे समझना बेस्ट एग्जांपल है यारी क्या होती है। आजकल की यारी तो चल यार पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, चिल करते हैं ब्रो, चिल ये है। लेकिन एक्चुअल यारी, असली यारी क्या होती है इससे समझना। वो कंटेम ऑफ कोर्ट हुआ था ठाकुर रोशन सिंह पे। ठाकुर रोशन सिंह जो कि इस एक्शन में शामिल नहीं थे फिर भी उनको फांसी दी गई थी। कैसे, जब उनको पता चला कि बिस्मिल को फांसी की सजा मिली और उन्हें 5 साल की सजा मिली है तो उन्होंने जूता उठाया और जज को मार दिया और कहा कि बिस्मिल क्या सोचा था कि तू यार के बगैर फंदे पर चला जाएगा, तू सिर्फ माँ का बेटा नहीं, अब देख ठाकुर भी तेरे साथ जाएगा, अब देख ठाकुर भी तेरे साथ जाएगा। जज को जूता मारा और कहा कि ये मुझसे बड़ा कैसे हो गया, हम साथ के क्रांतिकारी हैं, हम जिएंगे तो साथ जिएंगे और मरेंगे तो साथ जिएंगे। और बाद में उस जज ने उसे फांसी की सजा दी। तो ये होती है दोस्ती यारी। उनको काकोरी में जितने भी उनको पकड़े गए थे 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी दिसंबर में। राम प्रसाद बिस्मिल साहब, अशफाकुल्ला खान साहब, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहड़ी, इनको फांसी की सजा और बाकी को आजीवन कारावास और कड़ी कड़ी बहुत सजाएं मिली थी, जिनके जो रूह कांप जाती है ऐसी खतरनाक सजा मिली उनको सजा। और बाद में इस काकोरी कांड के अंदर जो पूरी की पूरी जो ये कॉन्स्पिरेसी हुई थी, बाद में पूरा जो एचआरए था वो टूट गया था। बाद में 1-2 साल हुए, उसके बाद में एचआरए को एचएसआरए बना दिया गया था और जिसका नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद जी ने स्वयं किया था। कि उसके बाद आता है कि जो शहीद होते हैं उनकी कदर नहीं है, कि हमें रेस्पेक्ट नहीं है न तिरंगे की न उन सोल्जर्स की जो वहाँ पर हमारे लिए दिन रात शहीद होते हैं। काकोरी कांड और ऐसे बहुत से हुए थे तब ये देश आज़ाद हुआ था, ऐसे ये देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो इसमें आता है कि इसमें एक इंसिडेंट आता है कि वो जो क्रांतिकारी थे वो आपस में जलते थे। कैसे जलते थे, एक एग्जांपल देता हूँ कि राजगुरु जो कि मराठी थे महाराष्ट्र से, तो वो क्या था, उनकी थोड़ी अंग्रेजी कमज़ोर थी। तो जब ये फाइनल हुआ कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त
असेंबली में बम फेंकेंगे। तो क्या हुआ कि वो राजगुरु चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास गए और बोले कि है ना भगत सिंह ही क्यों, मैं क्यों नहीं। तो वो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने समझाया उनको कि वहाँ जाकर मीडिया से बात करनी पड़ेगी। हाँ मैं कर लूँगा। वहाँ जाकर अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी राजगुरु, हाँ मैं कर लूँगा, ये बटुकेश्वर मुझको लिख के दे देगा, बाद में मैं रट के सुबह बोल दूंगा। तो ये जज्बा था कि इससे पहले मैं शहीद हूँ, ये इस देश के लिए, ये पहले क्यों, इससे पहले मैं इस देश के लिए मरूं। तो ये जज्बा था। और आजकल के लोग 5-7 लोग मंडली बैठा लेते हैं और बाद में कहते हैं देश में ये कमी है, देश में बेरोजगार है, गरीबी है, तो ये है। अरे भाई तो तू कर ले यार, सरकार कुछ नहीं कर रही, ये इसको ये करना चाहिए तो सरकार नहीं कर रही, तो तू कर ले। तेरे को भी कुछ करना पड़ेगा या सब कुछ सरकार ही करेगी। शादी हो जाएगी उसके बाद भी तो तेरे को ही करना पड़ेगा या सब कुछ सरकार ही करेगी। हैं सरकार का कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है कि सरकार को वोट चाहिए। और आजकल की सरकार सिर्फ ये है कि बाद में इस भटकी हुई जो युवा हैं उन सब का इस्तेमाल होता है कि दंगों में, हिंदू मुस्लिम के दंगों में, हिंदू नेता आएगा वो कहेगा कि हिंदू खतरे में है, जागो, ये मुसलमान अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, हिंदू खतरे में है। तो बाद में वो वैसे तैयार हो जाए, बाद में मुसलमान नेता आएगा कि हिंदू जाग रहा है, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, अरे जागो। बाद में रामनवमी पर हो या मुहर्रम पर दंगे होंगे और दंगों में जाकर जो नेता हो गए वो आराम से जाके एसी रूम में बैठेगा और जो नुकसान होगा वो जनता का होगा। हैं मरेगी तो जनता मरेगी, कुछ बेघर होंगे तो जनता मरेंगे, सरकार का कुछ नहीं जा रहा। आजकल प्रॉब्लम ये है हमारे देश में कि हर लोग प्रॉब्लम पे बात करते हैं, कोई सॉल्यूशन पे बात नहीं करता। देश में प्रॉब्लम है, हाँ हमारे घर में प्रॉब्लम आती है ना, हमारा घर आग से जल रहा होता है तो हम पड़ोसी का वेट नहीं करते कि कब वो आएगा और आग बुझा के जाएगा। और वैसे ही बात है कि हमें खुद को खड़ा होना पड़ेगा इस देश के लिए, कि हमें आवाज उठानी पड़ेगी उस जुल्म के लिए। और ऐसा नहीं कि कोई आए और उसके साथ बाद में हम ऐसा करें कि किसी को, इस जनता को कुछ नहीं पड़ी दूसरे को। वहां पे दिल्ली में अभी मर्डर हुआ था साक्षी का, जो वहां पर साइड से जनता जा रही थी, लोग जा रहे थे, उनको घंटा फिक्र नहीं है कि होने दो। एक बात याद रखना, जिस दिन दूसरे के घर में जुल्म हो रहा है और आप चुप बैठे हैं तो याद रखना जब आपके साथ होगा ना तो ये दुनिया भी चुप ही बैठेगी। हैं तो आवाज उठाना अपना कर्तव्य ये है कि अपना काम ईमानदारी से पूरा करो, कि जो झाड़ू वाला है वो अपना काम ईमानदारी, एक सरकारी जो ऑफिसर होता है वो अपना काम पूरा करे। हैं और तो बस अपना अपना काम पूरा करें। अब लास्ट में थोड़ा और खींच लूँ 2 मिनट। तो भगत सिंह साहब की जो आखिर में एक वो आता है भगत सिंह साहब का, वो कि आखिर में जो गाना गाते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, वो क्या था कि बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है, इसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है, सीने में जो दिल था यारो आज बना वो सोला, हो मेरा रंग दे, हो मेरा रंग दे, हो माई रंग दे बसंती चोला। जब उनको फांसी दी जा रही थी तो किसी ने कहा कि एक काम कर भगत, तू माफी मांग ले। तो उन्होंने जो एक लेटर लिखा, जो इंग्लैंड की जो क्वीन थी उनको लेटर लिखा कि मेरी फांसी की सजा माफ कर दी जाए। उन्होंने लिखा कि मेरी फांसी की सजा माफ कर दी जाए। मेरी फांसी की सजा इसलिए माफ कर दी जाए क्योंकि यह क्रांतिकारी का अपमान है, मैंने तुम्हारी पूरी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ी है, मुझे तोप के सामने बांध कर उड़ाया जाए। तो यह जज्बा था उनके अंदर। अब लास्ट में एक बिस्मिल साहब की लाइन है कि जिंदा सिर्फ सांस चलने से नहीं होता, लहू रगों से बाहर बहने के बाद भी जब इंकलाब लिखता है उसे जिंदा कहते हैं। तमन्ना लेके जीते हैं कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए, ना खौफ है मौत का ना आरजू है जन्नत की, लेकिन जब कभी भी जिक्र हो शहीदों का काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। अब लास्ट है, इसमें लास्ट में मैं अपनी इस भारत माँ के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि मैं इसके नाज उठाता हूँ तो ये ऐसा नहीं करती
कि मैं इसके नाज उठाता हूँ तो ये ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को मैला नहीं करती। शहीदों और क्रांतिकारियों की जमी है जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। माँ अगर बंजर भी हो जाए फिर भी बुज़दिल पैदा नहीं करती, फिर भी बुज़दिल पैदा नहीं करती। तो अब नारे लगा दें, ठीक है? भारत माता की, भारत